आइसक्रीम की खेती। ये कुछ साल पहले की बात थी। कमला और विमला करके दो दोस्त रहा करते थे। विमला के पति बहुत बड़े व्यापारी थे और उसके पास बहुत पैसे थे, लेकिन कमला का पति कुछ साल पहले ही गुजर गए थे। इसीलिए कमला गांव के घरों में छोटी मोटी काम करके उसकी बेटा विनोद का पालन पोषण देखती थी। विमला का एक ही बेटा था, राहुल। वह बहुत घमंडी था। एक दिन राहुल विनोद के पास आया। क्यों रे भिखारी विनोद, क्या कर रहा है इधर? मालूम है मैं आज शहर जा रहा हूँ। मेरे पापा मुझे आइसक्रीम खिला रहे हैं। तू तो यही रह के मूंगफली खाना। हा 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 हा। विनोद राहुल की बातें सुनकर बहुत उदास हो गया, क्योंकि उसको भी आइसक्रीम खाने के लिए बहुत मन करता था। उसने अभी तक एक बार भी आइसक्रीम नहीं खाया, क्योंकि उसकी माँ के पास घर चलाने के लिए ही पैसे नहीं बचते थे। जब विनोद घर पहुंचा, उसके माँ से ऐसा बोला, माँ मुझे कल ही तुम शहर ले जाके आइसक्रीम खिलाना। बेटा तुम तो जानते हो कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं अगले महीने कुछ न कुछ करके शहर लेके जाऊंगा। तुम हर बार यही कहते हो माँ। मैं नाराज हूँ तुमसे। तुम कुछ नहीं करते हो मेरे लिए। ऐसा बोलकर विनोद वहां से चला जाता है। लेकिन कमला को अपना बेटा ऐसा बोलने पर बहुत बुरा लगती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है, भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी अचानक एक वृक्ष देवता प्रकट हो जाते हैं। कमला वृक्ष देवता को देखकर हैरान हो जाती है। बेटी तुम घबराओ मत, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारी दुविधा मैं समझ सकता हूँ बेटी। ये लो, ये जादुई बीज है। इसे तुम अपने घर के सामने ही बो देना। अगले ही दिन तुम्हें एक जादुई आइसक्रीम का पेड़ दिखेगा। फिर तुम विनोद को जितना चाहे उतना आइसक्रीम खिला सकते हो। धन्यवाद प्रभु। जैसा ही वृक्ष देवता ने कहा, कमला उस बीज को अपने घर के सामने ही बो देती है। अगले दिन सुबह जब विनोद उठकर बाहर आया, तो वह उस जादुई आइसक्रीम के पेड़ को देखकर चिल्लाने लगा। उस पेड़ पर तरह तरह के आइसक्रीम थे। विनोद खुशी से पागल हो गया। माँ ये देखो, यहाँ पर एक आइसक्रीम का पेड़ है। जल्दी बाहर आओ। जैसे ही कमला बाहर आई, तो जादुई आइसक्रीम का पेड़ देखकर बहुत खुश हो गई। बच्चे खुशी से पागल हो गए और तरह तरह के आइसक्रीम खाकर मजा लेने लगे। ये सब देखकर वृक्ष देवता फिर से कमला के सामने प्रकट हो जाते हैं। कमला, मैं तुम्हारी अच्छा दिल देखकर प्रसन्न हुआ। तुमने सिर्फ विनोद को ही नहीं, सारे बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए सोची है। इसीलिए ये लो, एक आइसक्रीम का ठेला। ये एक जादुई ठेला है। इससे तुम जितना आइसक्रीम चाहो निकलते ही रहते हैं। इससे तुम अपना व्यापार करना। तब से कमला घरों में काम करना छोड़कर आइसक्रीम का व्यापार करना शुरू कर दिया और अपने बेटे के साथ आराम से जीने लगी। 5 पैसा चोर। एक गांव में किशन नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही शैतान और बदमाश था। वो चाकू छुरी चलाने में बहुत माहिर था और वो इसी के बल पर पूरे गांव में चोरी और डाके डाला करता था। पूरे गांव के लोग उससे बहुत ही परेशान थे। एक दिन गांव के सभी लोग मिलकर सरपंच के पास उसकी शिकायत लेकर गए। सरपंच जी देखिए, इस किशन ने बहुत तंग किया हुआ है। जब देखो हमें लूटता रहता है। अब तो इस गांव में रहना मुश्किल हो गया है। आप कुछ कीजिए, वरना हम सभी लोग गांव छोड़कर चले जाएंगे। गांव वालों की शिकायत सुनकर सरपंच ने कहा, ठीक है, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। मैं कल ही शहर जाकर बड़े थानेदार साहब से बात करता हूँ, वही कुछ हल निकालेंगे। और अगले दिन सरपंच किशन की शिकायत लेकर गांव से शहर बड़े थाने गया और सरपंच ने वहां जाकर इंस्पेक्टर विजय को सारी बात बताई। सरपंच की बात सुनकर इंस्पेक्टर विजय ने हवलदार से कहा, अरे हवलदार सुनो, अभी जीप निकालो, हम खुद जाकर गांव में रहेंगे, फिर देखते हैं किशन कैसे बचता है। और इंस्पेक्टर विजय सरपंच और अपने साथियों को लेकर गांव में बिना वर्दी के आ जाता है और उसी रात इंस्पेक्टर विजय किशन को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेता है और उसे जेल में बंद कर देता है। जेल में किशन बांस के फर्नीचर बनाने का काम सीखता है
लेकिन वो सुधरने के लिए नहीं बल्कि किसी और मकसद से ये काम सीख रहा था। अपनी सजा काटने के बाद जब किशन बाहर आता है तो वो फिर से चोरी करना शुरू कर देता है और दिखावे के लिए गांव में ही एक बांस के फर्नीचर बनाने की दुकान खोल लेता है। लेकिन कुछ दिनों बाद किशन शहर जाकर वहाँ एक बड़े बैंक में चोरी करता है और सारा पैसा एक बड़े बांस के फर्नीचर में छुपा देता है ताकि किसी को पता ही नहीं चले। अगले दिन सुबह शहर में हंगामा मच जाता है और इंस्पेक्टर विजय को इसकी छानबीन करने के आदेश दिए जाते हैं। इंस्पेक्टर विजय को सीधा सीधा किशन पे शक होता है और वो पुलिस को लेकर किशन की दुकान में आते हैं। अरे किशन, कैसे हो भाई? आइए साहब आइए, देखिए ना, मैंने तो सब चोरी चकारी छोड़ दिया है, बस अब मेहनत करता हूँ, 2 रोटी कमा लेता हूँ। अरे वाह किशन, तुमने तो बड़ा अच्छा फर्नीचर बनाया है भाई। अरे ये इतने मोटे बांस की कुर्सी ये किसने बनवाई है भाई? अरे नहीं साहब, ये तो बस मैंने दुकान में रखने के लिए बनाई है, लोगों को सैंपल दिखाना पड़ता है ना, इसीलिए मैंने मोटे बांस की बनाई है ताकि ज़्यादा दिन तक टिकी रहे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है भाई, हमें इसे बेच दो। अरे नहीं साहब, जैसा मैंने कहा ना, ये तो बस दुकान में रखने के लिए बनाई है। किशन की बात सुनकर इंस्पेक्टर को उस पर शक होता है और वो अपने खोजी कुत्तों को बुलाता है। खोजी कुत्ते जैसे ही किशन की दुकान में आते हैं तो वो मोटे बांस की कुर्सी की ओर देखकर भौंकने लगते हैं। कुत्तों को भौंकता देखकर इंस्पेक्टर विजय सारी बात समझ जाता है और वो तुरंत सिपाहियों को आदेश देता है कि बांस की कुर्सी को तोड़ दिया जाए। सिपाही बांस की कुर्सी तोड़ते हैं और सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उसके अंदर से तो नोट ही नोट निकल रहे थे, वो भी बैंक के डाके वाले नोट। और किशन की बांस में पैसा छुपाने की साजिश नाकामयाब होती है और पुलिस उसे पकड़कर जेल में बंद कर देती है और फिर से सभी लोग गांव में निश्चिंत होकर रहने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, चोरी का फल बुरा ही होता है। जादुई संतरे का पेड़। चिंटू हर रोज अपनी माँ के सोने के बाद पास के गांव से बाग में लगे हुए छोटे छोटे मीठे मीठे संतरे तोड़ने के लिए जाया करता था। कभी कभी वो अपने दोस्त मिंटू को भी अपने साथ ले जाया करता था। एक दिन चिंटू की माँ ने सोने से पहले उसे चेतावनी दी। देख चिंटू, मैं सोने जा रही हूँ, सुबह 4 बजे की उठी होती हूँ, सारा शरीर टूट रहा है, कितना काम भी बाकी है, अब मुझे 1 घंटा सोने देना, बिल्कुल परेशान मत करना। और खबरदार, जो तू पास वाले बाग में गया, तू जानता नहीं वहाँ सांप बिच्छू ना जाने कैसे कैसे जीव हैं, कहीं किसी ने तुझे काट लिया तो क्या होगा? तू मेरी इकलौती संतान है रे। अरे माँ, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम आराम से सो जाओ। पक्का? हाँ पक्का। माँ के सोते ही वादा चिंटू भूल गया और चला गया अपने दोस्त मिंटू के साथ पास वाले बाग में, जहाँ मीठे मीठे रसीले संतरे लगे हुए थे। अरे मिंटू, माँ ने कहा है जल्दी आने के लिए, अगर जल्दी ना पहुँचा तो वादा टूट जाएगा और आज तो पक्का पिटाई होगी यार। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है? तू चिंता मत कर, फटाफट संतरे तोड़ते हैं और घर जाकर खाएंगे, ठीक है? हाँ यार, ये ठीक है। चिंटू और मिंटू बाग में बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, फटाफट संतरे तोड़ते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं। चिंटू अपनी माँ के उठने से पहले पहुँच जाता है और संतरे मजे से खाने लगता है। अचानक उसकी झोली में जितने भी संतरे थे सभी खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक संतरा उससे छिलने का नाम ही नहीं लेता। जैसे ही उसकी माँ नींद से जागती है तो चिंटू उससे कहता है, माँ, ये संतरा तो मुझसे खुल ही नहीं रहा। अरे तू फिर से गया था क्या बाग में? अरे वाह, ये तो कल का पड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है, दिखा मुझे। चिंटू की माँ उस संतरे को देखकर हैरान रह जाती है। बेटा चिंटू, ये कोई खाने वाला संतरा नहीं है, ये तो सोने का है। क्या कहा माँ? सोने का? हाँ, ये देख बेटा। माँ, अब तो हमारी गरीबी दूर हो गई, हमारे पास बहुत पैसे आएंगे ना। पहले ये बता, तू ये लाया कहाँ से? चिंटू अपनी माँ को सारी बात सच बता देता है
दोनों माँ बेटा बाग में पहुँचते हैं और तब चिंटू की माँ की नजर एक बड़े से पेड़ पर जाती है जहाँ पर सारे ही संतरे सोने के थे। अरे चिंटू बेटा, ये तो कमाल हो गया, सोने के हैं सारे संतरे, जल्दी जल्दी तोड़, भगवान ने मेरी सुन ली, अब तो गरीबी गई रे गई, अब तो भाई कोई चिंता नहीं, चल बेटा मैं भी तेरे साथ ही पेड़ पर चढ़ जाती हूँ। दोनों माँ बेटा पेड़ पर चढ़ जाते हैं और सारे के सारे संतरे तोड़ लाते हैं और धीरे धीरे उनकी गरीबी बिल्कुल दूर हो जाती है।